आपने जब भी पुली आए सवाल में तो क्या ट्रीट करना है, जब भी पुली आए सवाल में तो उसको एज अ डिस्क ट्रीट करना है। पुली क्या कर रही है, घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट, ये पेन वाली एक्सिस के अबाउट, ऐसे तो घूम रही है, ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रही है पुली। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पुली का, वो लिख देना है। पुली को हम लोग क्या कंसीडर करके चलते हैं, हम लोग इसकी तो कंसीडर करते हैं। मैंने इसके ऊपर खूब सारा धागा लपेटा, इस डिस्क के ऊपर, इसका मास है कुछ m रेडियस r है, और धागे के एक एंड को छत से लगा दिया और छोड़ दिया, तो ऐसे घूमती हुई नीचे आएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितनी एंगुलर एक्सेलरेशन से आएगी। यहां से आपने रिलीज किया और जब वो बॉटम पे पहुंचा तो उसकी कितनी एंगुलर स्पीड आई, √3 हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रफ्तार सीरीज के एक और धमाकेदार और अमेजिंग से लेक्चर में, जो कि है रोटेशन मोशन का लेक्चर नंबर 7। तो बेटा इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। यानी कि 75%, 75% हम लोगों ने रोटेशन चैप्टर खत्म कर दिया। यानी सर कितना बचा, 25% बचा, बिल्कुल। तो बेटा 2-3 लेक्चर की बात है, ये 25% भी अपना लेक्चर चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सर आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें थ्योरी इतनी नहीं है, मेनली सवाल है। ठीक है ना, और सवाल से हम लोग कंसेप्ट को ज्यादा बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है अपने पास, रोटेशनल मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। यानी कि अगर अपने पास कुछ बॉडीज कनेक्टेड है, जैसे एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है ना, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और वो किसी पुली से जा रहा है, तो उस टाइप के सवाल को कैसे डील करते हैं। फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि भाई साहब अगर बॉडी क्या कर रही है, रोटेशन मोशन कर रही है, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं भाई साहब, वहां पे भी तो लग सकता है, तो वहां पर कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज इन 2 चीजों के बारे में पढ़ना है। लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कंसेप्ट सीखते चलेंगे। ठीक है भाई साहब, चलो भाई, सबसे पहले बात की जाए रोटेशनल मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। तो सबसे पहले क्या आता है क्वेश्चन अपने पास, कि एक पुली है, उस पुली में धागा बांधकर यानी स्ट्रिंग बांधकर एक मास को ऐसे लटका रखा है। जैसे इस मास को मैं छोड़ूंगा, मास बढ़ाते हुए नीचे जाएगा किसी एक्सेलरेशन ए से, ठीक है ना, किसी एक्सेलरेशन ए से। और जो पुली है इसका मास क्या है, इसका मास दे रखा है अपने को कैपिटल एम, और रेडियस क्या दे रखा है अपने को आर। यानी कि आपने जब भी पुली आए सवाल में तो क्या ट्रीट करना है, जब भी पुली आए सवाल में तो उसको एज अ डिस्क ट्रीट करना है। क्या डिस्क, कैसे ट्रीट करना है, एज अ डिस्क। तो वो सवाल क्या है अपने पास, एक पुली में आपने धागा लपेटा हुआ, उससे मास लटकाया हुआ और मास को एकदम छोड़ते हो, तो समझो ए एक्सेलरेशन से जाता है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, इसको रिलीज किया, रिलीज, तो कितनी एक्सेलरेशन से जाता मास, किसी ए एक्सेलरेशन। तो अपने से पूछा गया है, बताओ ये ए एक्सेलरेशन क्या होगी, टेंशन भी क्या होगी, भाई टेंशन भी पूछ लेगा आपसे। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है जब ये मास नीचे जाएगा तो पुली घूमेगी, यानी ये डिस्क घूमेगी, तो ये जो डिस्क घूम रही है ये दूसरी कितनी एक्सेलरेशन से, यानी कितनी एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही। समझ लग रही है बात। तो आपसे क्या क्या पूछा गया, आपसे 3 चीजें पूछी गई हैं। क्या क्या सर जी बता दो, ए टी अल्फा। तो कायदे से सबसे पहले हम लोग इक्वेशन के हिसाब से चलेंगे, उसके बाद दूंगा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक, बूटी बीट पे बूटी वाला बूटी। तो भाई साहब बूटी पे पढ़ने से पहले, बाबा जी की बूटी लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले कंसेप्चुअली जाते हैं कि एक्चुअल में इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा था। थोड़ी देर पहले ही रोटेशन मोशन वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था नेट टॉर्क बराबर क्या होता है, आई अल्फा। तो आपने ये 2 इक्वेशन का तो उपयोग करना ही करना है। ठीक है सर, एक आपने किसका उपयोग करना है सर, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर आपने किसका उपयोग और करना है सर, नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा।
यानी ये दो इक्वेशन का आपने उपयोग करना ही करना है, करना ही करना है। लेकिन सर वेरिएबल तो अपने पास 3 है, ए टी अल्फा, इक्वेशन 2 है, तो 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कैसे करोगे? एक कंडीशन और होती है बेटा, जब भी इस टाइप का सवाल होगा जिसमें से कोई मास किसी पुली के ऊपर से खिसक रहा होगा या कोई भी रस्सी लपेटी होगी, ठीक है ना, तो उस टाइप के सवाल में हमेशा क्या होगी? नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग होगी, नो स्लिपिंग। अगर ना भी बोले तभी आपने नो स्लिपिंग मान के चलना है। कभी कभी सवाल में लिख देता है कि नो स्लिपिंग एनीवेयर, कभी कभी नहीं लिखता, लेकिन तब भी आपने क्या मान के चलनी है? नो स्लिपिंग। मतलब क्या हुआ कि जब ये रस्सी खुल रही, क्योंकि ये मास नीचे जा रहा है, तो जब ये रस्सी खुल रही है तो रस्सी पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रही है, जैसे रस्सी स्लिप करते हुए खुल रही है, मतलब रस्सी ज्यादा खुल रही है। मस्त जैसे जैसे पुली घूम रही है वैसे वैसे रस्सी खुलती चली जा रही है। ये नहीं कि पुली तो ज्यादा तेज घूम नहीं रही लेकिन रस्सी ज्यादा तेज खुल रही है। जैसे जैसे रस्सी नीचे जा रही है वैसे वैसे पुली घूम रही है, यानी कि जैसे जैसे पुली घूम रही है वैसे वैसे रस्सी भी खुलती जा रही है। मतलब समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो बेटा नो स्लिपिंग का मतलब क्या होता है कि भैया जो अपनी ये रस्सी है ये पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रही भाई, जैसे जैसे ये मास नीचे जा रहा है वैसे वैसे रस्सी खुल रही है। तो जो रस्सी खुल रही है तो खुलते वक्त पुली पर स्लिप नहीं खा रही है, रबड़ नहीं रही है, समझ लग रही बात, फिसल नहीं रही है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो जैसे जैसे पुली घूम रही है वैसे वैसे मस्त रस्सी खुलती चली जा रही है। यानी कि पुली तो तेज नहीं घूम रही लेकिन रस्सी बहुत तेजी से निकल रही है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे क्या कर रही है, पुली घूम रही है या बोलो डिस्क घूम रही है, वैसे वैसे रस्सी खुलती चली जा रही है। तो सर नो स्लिपिंग की कोई कंडीशन भी होती है? बिल्कुल। अब एक चीज बताओ, ये जो मास है ये कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से। तो भाई साहब ये जो पॉइंट है अपने पास, इसको कलर ले लेते हैं पहले। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये तो रस्सी वाला पॉइंट है जो कि ब्लॉक से अटैच्ड है। इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? सर वही होगी जो ब्लॉक की एक्सेलरेशन है, यानी कि ए ही होगी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब मुझे पता है कि जो रस्सी है वो टूट तो सकती नहीं है, तो रस्सी के हर पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या होगी? ए। याद रखना बेटा, हम लोग जो रस्सी लेते हैं वो कैसी रस्सी लेते हैं? आइडियल। आइडियल का मतलब ऐसी रस्सी जो कि ना टूट सकती है ना खिंच सकती है, इनएक्सटेंसिबल है ना भाई। तो भाई साहब मैंने क्या बोला कि रस्सी का ये वाला जो पॉइंट जो कि ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी? सर ए ही होगी, क्योंकि भाई साहब अगर ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, ब्लॉक की एक्सेलरेशन ए है, तो रस्सी के इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या होगी? ए ही होगी। अब क्योंकि रस्सी क्या है? इनएक्सटेंसिबल है, खुल नहीं सकती, टूट नहीं सकती, तो रस्सी के हर पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या होगी? यहां पर ए होगी। इस केस में क्या होगी? ए। तो रस्सी का वो पॉइंट जो कि पुली के साथ कांटेक्ट में है, देखो भाई साहब कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट। रस्सी का वो पॉइंट जो पुली के साथ कांटेक्ट में, समझ ले रस्सी का ये वाला पॉइंट है, मैंने पीला पीला कर दिया, और पुली का वो पॉइंट जो रस्सी के साथ कांटेक्ट में है उसको मैंने मान लो हरा हरा कर दिया। भाई दो ही पॉइंट तो कांटेक्ट में है, एक तो पीला पीला जो रस्सी वाला पॉइंट है, एक हरा हरा जो पुली वाला पॉइंट। ऐसा करते हैं हरा के जगह काला कर देते हैं, काला वाला। ये काला वाला पॉइंट किसका है? पुली वाला पॉइंट। और जो पीला वाला पॉइंट किसका है? वो रस्सी वाला पॉइंट। ठीक, अभी समझ लो, फिर तो डायरेक्टली लगा लोगे, पहले समझ लो। तो भाई साहब ये जो रस्सी का पीला वाला पॉइंट है उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? सर इसकी भी एक्सेलरेशन क्या होगी? ए ही होगी। क्यों? क्योंकि भैया जो रस्सी है ये रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। तो बेटा अगर इस पॉइंट की एक्सेलरेशन ए है जो कि ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन भी क्या होगी? ए होगी। क्यों होगी ए? क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, पक्का। तो रस्सी पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उन सबकी एक्सेलरेशन क्या होती? ए। सर ये वाला जो पॉइंट होता है इसकी भी होती है, हाँ इस वाले पॉइंट की भी एक्सेलरेशन ए ही होती, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी, तो इसलिए किस लिए बनाना? समझ आया?
अब सर ये जो पॉइंट है पुली वाला, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। पुली अल्फा से घूम रही है, अल्फा से घूम रही है, रेडियस कितना है आर। अब पुली तो क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है, रोटेशन मोशन कर रही है ना भाई। पुली तो रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है ना पैन वाली, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है पुली का जो पेरिफेरी वाला पॉइंट है, यानी कि जो उसके सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है, वही तो टच में है रस्सी के, वही तो टच में है रस्सी से। तो वाला पॉइंट क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है ना। और अगर ये वाला पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो इसके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगी सर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। याद करो, याद करो, अगर तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में करा होगा आप लोगों ने, सुनना मेरी बात बेटा, ये पॉइंट है, इस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऐसे, कितनी एंगुलर एक्सेलरेशन से? अल्फा की एंगुलर एक्सेलरेशन। तो भाई साहब इसके पास अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है अल्फा की एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म अपने पास सर्कुलर मोशन होता है, तो कितनी एक्सेलरेशन होती है? दो एक्सेलरेशन होती है सर, एक सेंट्रीपिटल होती है, एक टेंजेंशियल होती है। तो सेंट्रीपिटल तो क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। और टेंजेंशियल क्या होगी? अगर ऐसे घूम रहा है तो टेंजेंशियल ऐसे होगी 80। हमें यहां पर काम 80 से, ठीक है ना, 80 से, क्योंकि भाई साहब ऐसे नहीं इसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगी इधर होगी टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन उसका कोई काम नहीं, ठीक है, उसका स्लिपिंग से कोई लेना देना नहीं, काम किसका? टेंजेंशियल से। तो ये जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये जो पुली वाला पार्टिकल है, जो कि रस्सी के पार्टिकल के साथ क्या है? टच में है। ये क्या है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा होगा, क्योंकि पुली रोटेट कर रही है तो ये भी गोल गोल घूम रहा होगा। लेकिन अभी क्या है? ये इसके साथ टच में है, रस्सी के साथ टच में। तो बताओ इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी सर? क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है सर्कल में, ऐसे ऐसे, तो सर इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी 80। और सर हमको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है? सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है 80 बराबर अल्फा। तो यहां पर जो 80 होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी सर? 80 की वैल्यू होगी अल्फा टाइम्स आर। समझ लग रही है बात? समझ लग रही है बात? तो यानी कि भैया जो पुली वाला पॉइंट है ये, और जो रस्सी वाला पॉइंट है, पीला वाला पॉइंट, दोनों के पास एक्सेलरेशन है। रस्सी वाले पॉइंट के पास एक्सेलरेशन ए है, पुली वाला जो पॉइंट है जो रस्सी के साथ टच में है, उसके पास एक्सेलरेशन क्या है? 80, यानी कि अल्फा। दोनों के पास एक्सेलरेशन। अगर नो स्लिपिंग है तो नो स्लिपिंग का मतलब होता है कि दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम। खुद सोचो ना बेटा, मेरा ये हाथ है और ये हाथ, ये दोनों हाथ कब स्लिप नहीं करेंगे? कब स्लिप नहीं करेंगे? जब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, यानी कि जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो, एक्सेलरेशन सेम हो। ये हाथ और ये हाथ, ये हाथ और ये हाथ, दोनों कब स्लिप नहीं करेंगे? जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो। अगर इस हाथ की वेलोसिटी इस हाथ से ज्यादा हो गई तो ये आगे निकल जाएगा, स्लिप कर जाएगा। या इस हाथ की वेलोसिटी, ऊपर वाले हाथ की वेलोसिटी नीचे वाले हाथ से ज्यादा होगी तो आगे निकल जाएगा, स्लिप कर जाएगा। या ऊपर वाले की एक्सेलरेशन नीचे वाले से ज्यादा हो गई तो आगे निकल जाएगा। तो यानी कि अगर दोनों को स्लिप नहीं करना है तो दोनों की क्या सेम हो? एक्सेलरेशन। क्या सेम है? एक्सेलरेशन। यानी कि जो ये पॉइंट है अपने पास, पुली वाला पॉइंट जो कि रस्सी के साथ टच में, और जो रस्सी वाला पॉइंट है जो पुली के साथ टच में, दोनों की एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? सेम। यानी कि क्या होगा? अपने पास जो नो स्लिपिंग की कंडीशन आएगी वो क्या आएगी? पुली वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या है सर? ए। रस्सी वाला पॉइंट जो पुली के साथ टच में है उसकी एक्सेलरेशन क्या है? ए ना बेटा। जो रस्सी वाला पॉइंट है, रस्सी वाला पॉइंट, जो रस्सी वाला पॉइंट उसकी एक्सेलरेशन क्या है? ए। पुली वाला जो पॉइंट है जो रस्सी के साथ टच में है उसकी एक्सेलरेशन क्या है? 80 अल्फा। तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? सेम। समझ लग रही बात? एक और बात, कौन कौन टच में? रस्सी और पुली दोनों टच में। कहां पर सर? यहां पर। ये काला वाला और ये पीला वाला दोनों आपस में टच में।
रस्सी वाला पॉइंट पीला वाला, उसकी एक्सेलरेशन ए, पुली वाला पॉइंट काला वाला पॉइंट है, उसकी एक्सेलरेशन एटी यानी अल्फा आर। तो नो स्लिपिंग क्या होगा, यानी कि दोनों की एक्सेलरेशन क्या हो, सेम हो, यानी कि एटी इज इक्वल टू क्या हो, ए। एटी किसकी एक्सेलरेशन है, पुली वाले पॉइंट की, ए किसकी एक्सेलरेशन है, रस्सी वाले पॉइंट की। अब एटी है किसके बराबर सर, अल्फा आर के बराबर, तो यानी कंडीशन क्या आ गई, ए बराबर अल्फा आर, यानी कि नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या आ गई, ए बराबर अल्फा। दिस इज कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग। बेटा इतनी देर टाइम लगा के समझाया, अगर समझ नहीं आया तो सब बेड़ा कर, बहुत कम लोग समझाते हैं तसल्ली से, ठीक है ना। दोबारा से सुन लो, यहां पे टच में कौन कौन है, पुली और रस्सी। नो स्लिपिंग का मतलब पुली वाले पॉइंट और जहां पे रस्सी आपस में टच में उनकी एक्सेलरेशन सेम। तो पुली वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन ए, रस्सी वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन एटी। एटी क्या है, अल्फा आर, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा आर। दिस इज द कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग। तो अपने पास टोटल में कितनी इक्वेशन बनेंगी सर, हमेशा 3 इक्वेशन बनेंगी। एक बनेगी नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन की, फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन बनेगी नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा की, सेकंड इक्वेशन। और एक इक्वेशन बनेगी ए बराबर अल्फा आर। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, आंसर निकल गया। इससे ज्यादा कुछ करने नहीं। ये है कंसेप्चुअल मेथड, उसके बाद बूटी बताऊंगा, ठीक है ना। तो भाई करते हैं। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स क्या लग रही होगी सर, mg। ये नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है, तो नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लो, ऊपर नेगेटिव। सर कैसे ले लिया, मैं क्या करता हूं बेटा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन के मोशन को पॉजिटिव ले लेता हूं, ऊपर माइनस, ठीक है। तो mg पॉजिटिव हो गया, टेंशन नेगेटिव हो गया, तो नेट फोर्स क्या होगी, mg माइनस टी। पहली इक्वेशन के हिसाब से कर रहा हूं पहले, mg माइनस टी, ये किसके ऊपर लगा रहा हूं, ब्लॉक के ऊपर, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई साहब मैंने कौन सी इक्वेशन लिख ली, जल्दी बताएंगे, सारे के सारे बताएंगे, ठीक है ना। इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं, ये m नॉट मान लेते हैं, ठीक है, m नॉट, ठीक है प्रभु। तो मेरे पास m नॉट का मास था, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी की, वो क्या लगेगी, m नॉट जी। m नॉट जी नीचे, टेंशन ऊपर, था m नॉट जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू m नॉट। ये पहली इक्वेशन किसके हिसाब से लिखी, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब भी ब्लॉक होगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ही लिखोगे। ब्लॉक थोड़ा रोटेट कर रहा है, तो रोटेट नहीं कर रहा, तो ये वाली इक्वेशन तो आएगी नहीं। ये वाली इक्वेशन किसके लिए आएगी, नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा। फील से आ रहा होगा सर, किसके ऊपर आ रही होगी, पुली के ऊपर आ रही होगी, तो पुली तो रोटेट कर रही है। अब सर पुली पर टॉर्क तो सर लगती है फोर्स की वजह से, तो सर पुली पे कौन सी फोर्स लग रही होगी भाई साहब, अगर इधर टेंशन लग रही है तो इधर पे भी तो टेंशन लग रही होगी, लग रही होगी नहीं लग रही होगी, लग रही होगी सर, कितनी, उतनी, यहां पे जितनी टेंशन यहां पे भी इतनी टेंशन, ठीक है प्रभु। तो सर बताओ पुली किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट, यानी डिस्क एक तरह से पुली इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और भाई साहब क्या है, और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो भाई साहब इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ये वाली जो एक्सिस है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा सर, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा पुली का, या बोलो डिस्क का, mr²/2, पता ही सबको, ये क्लियर है। तो सर ब्लॉक पे लगा दी नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, पुली पर लगाएंगे नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा, ये तो करना है, तो पुली पर लगाते हैं नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो भाई ये टॉर्क तो सर फोर्स की वजह से आता है, तो फोर्स क्या लग रही है, टी, इसका टॉर्क कितना आएगा, इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे, तो टॉर्क क्या होता है, आर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है फोर्स से, आर, और फोर्स क्या है, टी, तो आर इंटू टी, ये टॉर्क हो गया, आर इंटू टी टॉर्क, और वो क्या होता है, आई अल्फा, आई इंटू। पहली इक्वेशन नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन से, दूसरी इक्वेशन नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा, और तीसरी इक्वेशन तो सर आपने पहले लिख दी थी। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, होंगे भाई। यहां पे वेरिएबल क्या है, ए है, अल्फा है और टेंशन। कितने वेरिएबल हैं, ए है, अल्फा है और टेंशन, ए अल्फा टेंशन, 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। सॉल्व करते हैं, देखो जैसे
पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एम नॉट जी माइनस टी इज इक्वल टू एम नॉट ए, नेट फोर्स वाली इक्वेशन थी, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। टॉर्क वाली इक्वेशन क्या थी, आर इंटू टी, टेंशन का टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन क्या थी, नो स्लिपिंग वाली, ए बराबर अल्फा। हमेशा ये तीन इक्वेशन बनाना बेटा, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, दूसरी नेट टॉर्क बराबर है अल्फा, तीसरी क्या है ये। बेटा पहला सवाल सीख लो, दूसरे सवाल सारे अपने आप निकल जाएंगे, अच्छे से सीख लो, इसे तसल्ली समझा रहा हूं। अब देखो इनको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे सर, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप क्या करो, ये ना ये इस इक्वेशन को पकड़ो, दूसरी वाली इक्वेशन को, और टेंशन क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन को पकड़ो और आर से इधर ले जाओ, तो आई अपॉन अल्फा। अब एक अल्फा क्या है, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना बेटा क्या कर रहा हूं, आर टी इक्वल टू आई अल्फा है कि नहीं, है कि नहीं, समझ लग रही बात। अभी मैं आई को लिख नहीं रहा, आई को लिखने को लिख सकता हूं एम आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन नहीं लिख रहा, मैं एक जनरलाइज बढ़िया फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, इसलिए नहीं लिख रहा, ठीक है ना। लिखना चाहो तो लिख लो, आई की वैल्यू क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2, डिस्क की तो है, लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। लिखना एक बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैंने इस इक्वेशन को पकड़ा, सेकंड इक्वेशन को, और आर से इधर डिवाइड कर दिया। अब ऊपर अल्फा है, अल्फा को क्या लिख सकता हूं सर मैं, अल्फा को क्या लिख सकते हो आप, ए इक्वल टू अल्फा आर के अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई आर, ये हो जाएगी। तो इसको यहां पुट कर दो भाई साहब, तो टेंशन कितनी निकल के आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई आई इंटू ए बाय आर का। अरे आई, अरे आई की नहीं आई। अब इस टेंशन को कहां पुट करेंगे सर जी, इस टेंशन को यहां पुट कर दो। बेटा ध्यान से देखो क्या क्या कर रहा हूं, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, देखो देखो तो क्या किया, सबसे पहले इसमें से क्या टेंशन निकाली, तो आर को इधर डिवाइड कर दिया, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी ए बाई आर, तो टेंशन आ गई आई ए बाय आर स्क्वायर। टेंशन क्या आ गई, आई ए बाई आर स्क्वायर, इतनी आई। अब मैंने क्या किया, टेंशन यहां पुट कर दी, तो भाई साहब क्या आया, देखेंगे देखेंगे भाई साहब, एम नॉट जी माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट ए। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। देखो एम नॉट जी इज इक्वल टू, इधर लेके जाओ, ए कॉमन निकाल लो, एम नॉट प्लस आई बाय आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई सर, एक्सेलरेशन आ गई एम नॉट जी अपॉन एम नॉट प्लस आई बाय आर स्क्वायर। अरे सर खत्म हो गया, दिस इज द आंसर। आई की वैल्यू पुट कर लेना आराम से, एम आर स्क्वायर बाय 2, दिस इज द आंसर। आई की वैल्यू पुट कर लो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाय 2, दिस इज द आंसर, एक्सेलरेशन। अरे एक्सेलरेशन आ गई तो अल्फा निकल गया, ए बाई आर ही तो करना है, तो अल्फा क्या हो गया, ए बाई आर। जो भी आंसर आया उसको आर से डिवाइड कर देना। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। और टेंशन निकालनी है, टेंशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन तो आ गई, यहां पुट कर देना, सॉल्व। अरे हो गया सॉल्व कि नहीं हो गया, सब सॉल्व। समझ आया कैसे सॉल्व किया। तो मैंने कौन कौन सी इक्वेशन बनाई, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन किसमें लगाई, ब्लॉक में, नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाई पुली में, और तीसरी नो स्लिपिंग कंडीशन जो कि पुली वाले पॉइंट में और रस्सी वाले पॉइंट में लगाई, ए बराबर अल्फा आर, ठीक है, जो कि हमेशा यही लगेगी, ए बराबर अल्फा आर, ठीक है। तीसरी इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन सॉल्व किया, पहली दूसरी तीसरी सॉल्व किया, पहले टेंशन निकाली, आई को पुट नहीं किया ताकि मैं जनरलाइज वे में निकाल सकूं, तो एक्सेलरेशन ही आगे निकल के, ठीक है भाई साहब। एक्सेलरेशन आ गई, उसके आर से डिवाइड करोगे तो अल्फा आ जाएगा, टी तो पता ही है क्या है, यहां पे एक्सेलरेशन पुट करना, टी आ जाएगा। समझ आया बेटा, इंपॉर्टेंट ये है। अब देखो सर, ये आपने जो इतनी कार्यस्थानी करी, इसको मैं डायरेक्ट निकाल सकता था, कैसे, देखो सीखो सर कैसे। तो देखो भाई, यही जो सवाल मैंने किया था अभी, इसको मैं क्या करूंगा, ट्रिक से करूंगा, ठीक है ना, जिसको मैं क्या बोलता हूं, बूटी, ना मेरी बूटी ना तुम्हारी बूटी, पीठ पे बूटी भी नहीं, ये क्या है, ट्रिक है, बाबा जी की बूटी। अब ये ट्रिक क्या है सर, आपने इतना बड़ा सवाल
करा, 3 इक्वेशन बनाई, 3 वेरिएबल बनाए। अब इसी सवाल को करने का एक सीधा सीधा ट्रिक है अपने पास। क्या है सर? डायरेक्ट वही बता देते ना बेटा। अगर मैं आपको वही डायरेक्ट बता देता तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर आप कंसेप्ट तो सीखते ही नहीं, फिजिक्स तो आप सीखते ही नहीं, ठीक है ना। तो पहले आपने मेन कंसेप्ट सीख लिया, अब ट्रिक पे आओ कि अगर इस टाइप का सवाल आए तो आप जल्दी जल्दी बना सको। ठीक, जैसे कि वही सवाल है अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अगर मैंने रिलीज कर दिया तो ये क्या करेगा, किसी ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, किसी ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, और जो अपने पास डिस्क है या बोलो पुली है वो अल्फा की एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमेगी, ठीक है भाई साहब। और यहां पे टेंशन क्या है, कुछ टी है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो हमको क्या क्या निकालना है सर? वही चीजें निकालनी है, ए निकालना है, अल्फा निकालना है, टी निकालना है। अब देखो भाई साहब, देखो भाई देखो कैसे करेंगे सर। याद करो कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास अगर पुली ब्लॉक वाले सवाल आते थे तो आप क्या करते थे सर? जैसे अपने पास एक ये है मास m2, ये मास है m1, ठीक है। इधर लग रहा है m1g, इधर लग रहा है सर m2g, ठीक है भाई साहब। और इधर लग रहा है क्या, टेंशन t, और इधर पे भी टेंशन t ही लगता था। तो याद करो हम लोग क्या करते थे कि अगर मेरे पास पुली ब्लॉक वाले सवाल आते थे अपने पास एनएलएम में, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? मान लो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। m1 इज ग्रेटर देन m2, तो भाई साहब कौन सी वाली फोर्स ज्यादा होगी? m1g ज्यादा होगा एज कंपेयर टू m2g, तो ऑब्वियस सी बात है इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक। लेकिन इस सवाल और इस सवाल में फर्क क्या है सर? फर्क है कि यहां पर एक ब्लॉक है, यहां पर 2 ब्लॉक, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा। जो मेन फर्क की बात कर रहा हूं कि आपके पास जो रोटेशन मोशन में पुली ब्लॉक वाले सवाल आएंगे, उसमें जो अपने पास पुली होगी या डिस्क होगी, उसके पास होगा मास। उसके पास क्या होगा? मास। पुली घूम रही होगी किसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। लेकिन जो हम लोगों ने एनएलएम में सवाल किए थे उसमें पुली के पास मास नहीं था, अपने पास आइडियल पुली थी। हम लोगों ने ये चीज ध्यान में रखी नहीं है कभी कि सर जब हम लोग एनएलएम के सवाल करते थे वहां पे पुली अपनी मासलेस होती थी, हमने कभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। लेकिन याद रखना अपन लोगों ने कि जब हम लोग एनएलएम के सवाल करते थे, यानी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के सवाल करते थे या वर्क एनर्जी में, यानी कि आज से पहले, रोटेशन से पहले अभी तक हम लोगों ने जितने भी सवाल किए हैं पुली ब्लॉक सिस्टम वाले, उसमें पुली को हम लोग आइडियल लेके आते थे, यानी कि मास क्या मानते थे उसका? 0, यानी कि मासलेस मानते थे, ठीक है, यही करते थे। लेकिन यहां पर क्या है, अपने पास पुली के पास क्या है? मास है। ये जो है यहां पर पुली के पास क्या है? मास। तो एनएलएम वाले में क्या होता था भाई, ये सर तो पुली अपने पास मासलेस होती थी, ठीक है ना, ऐसे होती थी अपने पास मासलेस पुली, मासलेस। तो सर इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व करते थे? हमें याद है सर एक्सेलरेशन जो होती थी वो क्या होती थी, हम लोग देखते थे कि सर इधर m1g से खींच रहा है, इधर m2g से खींच रहा है, इधर m1g से खींच रहा है, इधर m2g से खींच रहा है, तो नेट कितने से खींच रहा है? नेट पुलिंग फोर्स कितनी है? नेट एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स कितनी है? इधर m1g से इधर m2g से, तो नेट कितने से खींचेगा सर? m1g माइनस m2g। अरे नेट पुलिंग फोर्स क्या होगी? इधर खींच रहा है m1g से, इधर खींच रहा है m2g से, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या हो गई? m1g माइनस m2g। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं m1 माइनस m2 इंटू जी, अरे वही तो हो गया m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय टोटल मास। अरे यही तो एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है? नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहां पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो पुलिंग फोर्स है वो क्या है? m1g माइनस m2g, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या है? m1 प्लस m2। तो ये एक्सेलरेशन आ गई। इतनी चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये मैं आपको एक थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूं कि एनएलएम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसी का देखना यूज यहां पर करेंगे ट्रिक बनाने के लिए। ट्रिक भी आपको बता रहा हूं कि कैसे बनी। ये ट्रिक कोई ऐसी वैसी नहीं कि हवा में आ गई, इसका भी मैं आपको बता रहा हूं कि बनी कैसे, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि सर ये ट्रिक आई तो आई कैसे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? तो ये एक्सेलरेशन आती थी। और यहां पर खास बात क्या होती है कि यहां पर जो पुली होती थी वो क्या होती थी? मास लेस होती थी, जो एनएलएम वाले सवाल करते थे, ठीक है भाई। आपको एक बच्चा पूछेगा सर टेंशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा टेंशन यहां पर एक तरह से इंटरनल फोर्स जैसा काम कर रहा है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते थे, ठीक है। क्योंकि अपने पास एक्सेलरेशन में टेंशन का टर्म नहीं आता था ना, यहां पे टेंशन एक तरह से आप बोल सकते हो कि इंटरनल फोर्स जैसा काम कर रहा है, तो उसका कोई भी लेना देना नहीं है। यहां पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है अपने पास?
m1g माइनस m2g, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस, इतनी चीज क्लियर? चलो भाई साहब, अब इसी चीज का हम लोग यहां पर उपयोग करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होती है भाई साहब। एक्सेलरेशन होती है नेट, जब भी अपने पास पुली ब्लॉक सिस्टम के सवाल आएंगे, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होती है सर? नेट एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल बढ़िया तरीके से लिखते हैं, नेट एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। अरे भाई यही तो करोगे, जो यहां पर किया था वो यहां पर कर रहे हैं भाई। एक्सेलरेशन तो वही होती है अपने पास, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास, ठीक। अब देखो इसको इसमें कैसे अप्लाई करेंगे भाई, इसमें डिफरेंस क्या है कि भाई यहां पर जो पुली होती थी ये मासलेस होती थी, यहां पे पुली के पास मास है। तो देखो भाई क्या करेंगे, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगी ब्लॉक की सर क्या होगी? एक चीज बताओ, पुलिंग फोर्स क्या है? एम नॉट जी। टेंशन को तो वैसे नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो एम नॉट जी से तो खींचा जा रहा है। नेट एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स क्या है? एम नॉट जी, तो सर ऊपर एम नॉट जी, और तो कुछ है ही नहीं पुल करने वाला, डिवाइडेड बाय नेट मास। अब कहोगे सर यहां पर मास क्या है? यहां पे ब्लॉक का मास तो आएगा ही आएगा, और प्लस करके सर पुली का मास आना था। जैसे यहां पे क्या करते थे, m1 प्लस m2 करते थे, यहां पर क्या आएगा सर? ब्लॉक का मास तो आ गया, अब यहां पे पुली के पास भी मास है तो पुली का मास आना है। लेकिन ये क्या है? एक ट्रिक है, ये क्या है? एक ट्रिक है, समझ लग रही बात? तो यहां पर तो चलो ब्लॉक के मास आते थे m1 और m2, ठीक है, दो ब्लॉक थे, ब्लॉक के मास आते थे m1 और m2, लेकिन पुली के पास मास नहीं होता था तो इसलिए कुछ नहीं आता था, ठीक है। यहां पर क्या है अपने पास? एक ब्लॉक है उसका मास है m0, लेकिन पुली के पास भी है मास m, तो सर मैं क्या यहां पे m लिखूंगा? क्या मैं m लिखूंगा? नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने यहां पे m नहीं लिखना, आपने क्या लिखना बेटा? आपने लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब सर ये क्या लिखा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा पुली क्या कर रही है? घूम रही है ना भाई, पुली क्या कर रही है? घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट, ये पेन वाली एक्सिस के अबाउट, ऐसे तो घूम रही है, ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रही है पुली। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पुली का, वो लिख देना है। पुली को हम लोग क्या कंसीडर करके चलते हैं? हम लोग डिस्क की तो कंसीडर करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? वही mr स्क्वायर बाय 2, यहां पुट कर देना, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो देखो डायमेंशनली भी तो सही है ना, आई बाय आर स्क्वायर, आई बाय आर स्क्वायर क्या देगा? मास ही तो देगा, तो डायमेंशनली सही क्या। लेकिन अगर आप यहां पे डायरेक्टली मास पुट कर दोगे उसका तो गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, समझ लग रही है बात? तो ये ट्रिक है, अपने को ये ट्रिक याद रखनी है। क्या है ट्रिक भाई साहब? आपने एक्सेलरेशन कैसे लिखनी है? नेट एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। जब नेट मास लिखोगे तो ब्लॉक का मास तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जब पुली का मास लिखोगे तो पुली का मास डायरेक्ट एम नहीं पुट कर देना, क्या पुट करना है? आई बाय आर स्क्वायर के हिसाब से। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, आई बाय आर स्क्वायर के हिसाब से पुट करना है। बेसिकली वो पुली का मास नहीं है, लेकिन हम लोग एक तरह से समझ लो कि हम लोग उसी टाइप से पुट कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गई। अब देखो ये वाली एक्सेलरेशन देखो इससे मिलती जुलती है कि नहीं? एम नॉट जी अपॉन एम नॉट प्लस आई बाई आर स्क्वायर, देखो डायरेक्ट आ गया। अब सर एक्सेलरेशन आ गई, इसमें तो अल्फा भी फाइंड करना था, तो अल्फा क्या हो जाएगा सर? एक्सेलरेशन आ गई, अल्फा तो क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था नो स्लिपिंग कंडीशन क्या होती है, अल्फा बराबर ए बाई आर। अरे नो स्लिपिंग कंडीशन यही तो होती थी ना, ए बराबर अल्फा आर, यही तो होती थी अपने पास नो स्लिपिंग कंडीशन। तो अल्फा क्या हो जाएगा? ए बाय आर हो जाएगा। ए निकाल लिया, उसको आर से डिवाइड कर देना, अपने पास क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। अब सर टेंशन कैसे निकालेंगे? टेंशन कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं भाई, ब्लॉक को पकड़ो, अरे ब्लॉक को पकड़ो, ब्लॉक तो रस्सी से लटका होगा ना, ब्लॉक को पकड़ो, नीचे जा रहा है तो नीचे पॉजिटिव ले लिया, ऊपर नेगेटिव ले लिया। इक्वेशन लिख दो सर, एम नॉट जी प्लस में है, ऊपर टेंशन माइनस में, ठीक है ना, एम नॉट जी माइनस टेंशन बराबर एम नॉट इंटू ए। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, प्लस नीचे कर लेते ऊपर माइनस लिख लेते, तो एम नॉट जी माइनस टेंशन बराबर एम नॉट ए। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं सर अगर ब्लॉक नीचे जा रहा तो ऑब्वियस सी बात है एम नॉट जी बड़ा होगा टेंशन थे, तो एम नॉट जी माइनस टेंशन ये नेट फोर्स हो गई बराबर मास इंटू एक्स। जैसे मर्जी बोलना चाहो। मैं क्या करवाता हूं बच्चों को, ताकि आप साइन कन्वेंशन के साथ रहो, कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया करो। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, तो एम नॉट जी प्लस में आएगा, टेंशन माइनस में आएगा, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपको पता चल गया सर ये इक्वेशन आ गई, टेंशन निकालनी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, टेंशन निकल आएगी। समझ आया? ये है ट्रिक। ये क्या है अपने पास?
ट्रिक है। तो आपको मैंने ट्रिक भी अच्छे से समझा दी है, तो ये ट्रिक आप सीधी सीधी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब देखो ट्रिक के हिसाब से सवाल करेंगे। जैसे अपने पास ये सवाल है, बहुत फेमस सवाल है भाई, ये क्या है, बहुत फेमस सवाल है, खूब पूछा जाता है। क्या है सर सवाल? वही सवाल है कि अपने पास एक पुली है, इस बार दो मास कनेक्टेड है, लेकिन ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से कैसे डिफरेंस है, क्योंकि इस पुली के पास क्या है, मास है। ठीक है, बोला क्या गया अगर मैं इसको रिलीज करता हूं सिस्टम को, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी। ऑब्वियसली बात है, एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि मैंने दे रखा है कि m1 बड़ा है m2 से। ठीक है, अब देखो इधर क्या लग रहा होगा, m1 जी, इधर क्या लग रहा होगा, m2 जी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं, लिख लो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट से पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट से पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस इक्वेशन बना के आपके लिए रख दूंगा। ठीक है ना, थाली में परोस के आपके लिए रख दूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता देता हूं कि क्या होगा। सर जी कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो आपने बताया था कि तीन इक्वेशन बननी चाहिए, एक बनेगी नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन की, ठीक है ना, एक इक्वेशन बनेगी नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा की, और एक इक्वेशन किसकी बनेगी, नो स्लिपिंग कंडीशन वाली। तो अपने पास तीन ही चीजें तो होती हैं, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, दूसरी बनती है नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा, और तीसरी कौन सी होती है, नो स्लिपिंग कंडीशन की। तो सर नो स्लिपिंग कंडीशन तो हमको पता ही है, ऑब्वियसली बात है, ये पुली ऐसे घूमेगी अल्फा से, ठीक है ना, ये ए से इधर जा रहा है, ये ए से ऊपर जा रहा है, तो नो स्लिपिंग कंडीशन तो क्या हो जाएगी सर, ए बराबर अल्फा आर ई हो जाएगी, यही हो जाएगी नो स्लिपिंग कंडीशन। ठीक है ना, क्यों सर ये ऐसी हो जाएगी, मैं आपको बता भी देता हूं भाई साहब। ये रस्सी वाला पॉइंट, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन अगर ए है, रस्सी का ये वाला पॉइंट जो कि ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, इसकी अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए है, तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ए। समझाया था, क्योंकि रस्सी क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, दूसरा वो जो पॉइंट पुली वाला जो कि रस्सी के साथ टच में है, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी सर, उसके पास होंगी तो दो एक्सेलरेशन, लेकिन काम की कौन सी होगी सर, काम की सिर्फ और सिर्फ ये वाली होगी, 80। और हमको पता है कि अगर नो स्लिपिंग है तो ए और 80 बराबर होने चाहिए, 80 होता है अपने पास अल्फा आर के बराबर, ए और 80 बराबर होनी चाहिए, तो ए बराबर 80 होता है, 80 होता है अल्फा आर, तो ए बराबर अल्फा आर, यही तो नो स्लिपिंग कंडीशन है। ठीक है ना, नो स्लिपिंग कंडीशन। तो पहले कंसेप्ट से बता रहा हूं, उसके बाद लगातार हम लोग क्या लगाएंगे, लगातार हम लोग क्या लगाएंगे, सीधा ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपने कर लिया, ठीक है भाई साहब। तो एक तो नो स्लिपिंग कंडीशन लिख ली, अब टेंशन बना दो। सर इधर आ जाती है टेंशन टी और इधर आ जाती है टेंशन टी, क्योंकि सर एक ही रस्सी है, एक ही रस्सी है, तो टेंशन इधर भी टी इधर भी टी। क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने सही किया है, नहीं बेटा, यहां पर सही मैंने नहीं किया बेटा। एक रस्सी है, ठीक है ना, जो कि पुली से ऐसे करके जा रही है, इधर पे भी मास है इधर पे भी मास है, ठीक है, दोनों तरफ मास है। तो सर एनएलएम में तो ऐसा ही होता था कि अगर एक इधर मास है एक इधर मास है, और जो रस्सी अगर पुली से जा रही होती थी तो इधर पे भी टेंशन टी होता था इधर पे भी टेंशन टी होता था। अभी तो हमने वो देखा, देखो इधर पे भी टेंशन टी होता था इधर पे भी टेंशन टी होता था। तो सर यहां पर ऐसा क्यों नहीं, यहां पर ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि बेटा यहां पर क्या है, एक्चुअल में जो ये पुली घूम रही है ना, वो किसकी वजह से घूम रही है, क्योंकि रस्सी और पुली के बीच में यहां पे फ्रिक्शन होगा। भाई जो रस्सी है पुली के ऊपर से जा रही है ना, जो पुली है अपने पास, समझो ये पुली है अपने पास, ये पुली अपने पास दिखाई पड़ रही है, ये पुली है, इसके ऊपर से रस्सी जा रही है, ठीक है ना। अगर रस्सी और पुली के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो रस्सी तो स्लिप कर जाती ना, स्लिप कर जाती, पुली तो ऐसे ही रहती, पुली तो ऐसे ही रहती, पुली क्यों घूमती। अगर रस्सी और पुली के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, बेटा कभी सवाल में मेंशन नहीं करेगा कि फ्रिक्शन है, एक्चुअल में होता यही रीजन है। तो अगर रस्सी और पुली के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो रस्सी तो करके स्लिप कर जाती, पुली घूमती क्या, घुमाने के लिए तो कुछ फोर्स चाहिए ना पुली को, ठीक है ना, तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों घूमेगी, समझ लग रही है बात। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, जो रस्सी और जो पुली है उसके बीच में फ्रिक्शन है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब रस्सी ऐसे करके जा रही होती है, रस्सी ऐसे करके जा रही है, बट फ्रिक्शन ही है तभी तो भाई नो स्लिपिंग है, फ्रिक्शन है तभी तो नो स्लिपिंग है ना,
क्योंकि रस्सी और जो पुली है, ठीक है ना, रस्सी और जो पुली है उसके बीच में फ्रिक्शन है, तभी तो स्लिप नहीं कर रही रस्सी। तो इसलिए जैसे जैसे रस्सी नीचे खुल रही है वैसे वैसे पुली भी घूम रही है। समझ पा रहे हो बेटा, फील कर पा रहे हो बात को? क्योंकि रस्सी और पुली के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। तो जैसे जैसे रस्सी खुल रही है वैसे वैसे पुली भी घूम रही है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर क्या है अपने पास, रस्सी और पुली के बीच में क्या है, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की वजह से हो क्या गया कि सर इस साइड पे जो टेंशन अगर मैं बोलता हूं T1, तो इधर पे टेंशन क्या हो जाएगी, T2। इधर पे अगर टेंशन T1 है तो इधर पे टेंशन T2। टेंशन अलग अलग हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि सर पुली में मास है इसलिए मैंने टेंशन इधर T1 कर दी इधर T2 कर दी। वो बोलना इतना ठीक नहीं होता। जो मेन रीजन है वो ये क्या है कि भाई साहब अपने पास क्या है, पुली और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन है उसी की वजह से पुली क्या कर रही है, घूम रही है, और नो स्लिपिंग कंडीशन है अपने, ठीक है ना। तो इधर पे टेंशन अगर आप T1 बोलते हो तो इधर पे टेंशन क्या हो जाएगी, T2। टेंशन डिफरेंट हो जाती है। लेकिन सर कहां से कहां तक डिफरेंट होगी, देखो बेटा यहां से यहां तक तो कुछ है ही नहीं फ्रिक्शन, यहां से यहां तक, तो यहां पर भी टेंशन क्या होगी, T1 होगी, ठीक है। अब यहां से यहां के बीच में तो फ्रिक्शन है, जहां पर रस्सी पुली के साथ कांटेक्ट है यहां पे फ्रिक्शन है, तो यहां पर आके टेंशन चेंज हो जाती है। कितनी हो जाती है, कुछ T2 हो जाती है। भाई यहां से लेकर यहां तक तो कुछ था ही नहीं, फ्रिक्शन कांटेक्ट में ही है ना। इतना पोर्शन यहां से लेकर यहां तक रस्सी का, यहां से लेकर यहां तक क्या पुली के कांटेक्ट में नहीं है, तो फ्रिक्शन भी नहीं है। तो यहां पर जो टेंशन, यहां पर वही टेंशन T1, लेकिन यहां के बीच में फ्रिक्शन है तो इसलिए टेंशन चेंज हो जाती है। यहां पर टेंशन T1 है तो यहां पर टेंशन क्या हो जाती है, कुछ चेंज होके T2 हो जाती है। क्या हो जाती है, T2 हो जाती है। अब यहां पर T2 हो गई, अब यहां से यहां के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो यहां पर जो टेंशन T2 वो टेंशन यहां पे T2। समझ लग रही है बात? तो जब भी अपने पास रोटेशन मोशन होगा उसमें पुली होगी, उसके पास मास होगा और वो घूम रही होगी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, तो अगर दो ब्लॉक वाला सवाल होगा तो इधर पर अगर टेंशन T1 है तो इधर पर टेंशन T2 होगी, टेंशन सेम नहीं हो। इतनी चीज क्लियर है। लेकिन ऐसा अपने पास इसमें नहीं होता था, ठीक है ना, इसमें नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि पुली मासलेस होती थी और यहां पर ये वाला ब्लॉक नीचे जाता था तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाता था, ठीक है। और ये अपनी कौन सी पुली होती थी, आइडियल पुली होती थी, मासलेस होती थी, स्मूथ होती थी, फ्रिक्शन नहीं होता था, इसलिए दोनों साइड टेंशन क्या होती थी, सेम होती थी। बेटा ये रियल कंसेप्ट है, प्योर फिजिक्स चल रही, प्योर फिजिक्स, प्योर फिजिक्स, ठीक है ना। समझ लग रही है बात? चलो अब देखो अपने लोगों को क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। अब अपने पास देखो वेरिएबल कितने हैं, सर वेरिएबल है अपने पास T1 ये भी नहीं पता, T2 ये भी नहीं पता, एक्सेलरेशन ये भी नहीं पता और अल्फा ये भी नहीं पता। कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन बनेगी सर, 4 इक्वेशन बनेगी। कितनी इक्वेशन बनेगी, 4 इक्वेशन। सर एक बार नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के लिए लगा देते हैं, एक बार इसके लिए, तो एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, 2 इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन हो गई अपने पास कौन सी, नो स्लिपिंग वाली। चौथी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताओ, नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा। वो किस में लगाते हो आप, वो लगाते हो आप पुली में, हो जाएगा, ठीक है ना भाई। बस ऐसे तो करना है। तो सबसे पहले बात कर लें किसकी, ब्लॉक M1 की, उसमें लगा रहा हूं मैं। तो भाई ब्लॉक M1 ऐसे है, ये क्या कर रहा है साहब जी, ये साहब जी नीचे जा रहा है साहब जी, ठीक है, M1G से ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ऊपर टेंशन T1 है। तो इसके लिए नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन लगाऊं, ये नीचे जा रहा है तो ये पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसको पॉजिटिव ले लो आप, या ऐसे कर लो सर ये वाली फोर्स बड़ी ये वाली फोर्स छोटी, तो ऐसे लिख ही सकते हैं M1G माइनस T1 बराबर M1A। ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है भाई साहब। दूसरी इक्वेशन किसके लिए लिखोगे सर, दूसरी इक्वेशन में लिखूंगा ब्लॉक M2 के लिए, ठीक है। ब्लॉक M2 कहां है सर, ब्लॉक M2 ये रहा, ये ऊपर जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। वैसे भी समझ सकते हो सर, ऊपर जा रहा है तो T2 बड़ी होगी, M2G छोटा होगा, तो T2 माइनस M2G लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, T2 माइनस M2G इज इक्वल टू, ये तो नेट फोर्स हो गई, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन M2 इनटू A। इतनी चीज क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, समझ लग रही है बात। तो ये ब्लॉक M2 के लिए लिख दिया, ठीक है। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन सर ये वाली हो गई,
बताओ चौथी इक्वेशन कौन सी होगी? सर जी चौथी इक्वेशन भी हमको पता है, वो होगी नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा की। ठीक है, वो किस में लगाएंगे सर? वो लगाएंगे हम किसमें? पुली में। अब सर पुली में कैसे लगाएंगे? देखो भाई साहब, ये पुली अपने पास, ये पुली है ना, पुली में लगाएंगे। सर कैसे? देखो, ये अपने पास रस्सी है, ऐसे जा रही है, इतनी चीज क्लियर है? ये अपने पास रस्सी है, ये अपने पास रस्सी है, और ये अपने पास इस एक्सिस के अबाउट पुली घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस इसके अबाउट घूम रही है अल्फा की एंगुलर एक्सेलरेशन से। ये रेडियस है आर, इधर पे भी आर है तो इधर पे भी आर है। ठीक है, तो भाई इधर जो लग रही है टेंशन, इधर लग रही है T1, इधर टेंशन लग रही है T2। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? T1 T2 भाई, इसी पुली को मैंने यहां पे बनाया हुआ है, दिखाई पड़ रहा है सबको? पूरा पहले कंसेप्ट के हिसाब से बता रहा हूं, बाद में एक लाइन में निकाल दूंगा ट्रिक से। तो T1 T2, अब इसमें नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा लगेगा। अब एक चीज बताओ, पुली इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट कौन कौन सा टॉर्क आ रहा है सर? एक तो T1 का टॉर्क आ रहा है, एक T2 का टॉर्क आएगा। अब बताओ T1 का टॉर्क कैसा है? T1 का टॉर्क कैसा है? सर जी T1 ऐसे लग रहा है, ऐसे, तो ये पुली को ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तो इसका टॉर्क अंदर की तरफ। ठीक है भाई साहब। T2 कैसे लग रहा है सर? T2 ऐसे लग रहा है। T2 कैसे लग रहा है सर? T2 ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे। इतनी चीज क्लियर? तो ये पुली को ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है ना भाई। एक चीज बताना मुझे, एक चीज बताना, फील से बताना मुझे, पुली एक्चुअल में कैसे घूम रही है? पुली कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रही है पुली, ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे। पुली ऐसे घूम रही है, तो अल्फा किधर है? अंदर की तरफ, यानी कि नेट एंगुलर एक्सेलरेशन किधर है? अंदर की तरफ। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? पुली ऐसे घूम रही है तो अल्फा अंदर की तरफ है। इतनी चीज क्लियर है? अब एक चीज बताओ, अगर अल्फा अंदर की तरफ है तो इसका मतलब नेट टॉर्क किधर होगा? नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा है। अगर अल्फा अंदर की तरफ है तो नेट टॉर्क किधर होगा? अंदर की तरफ। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज बताओ, ये T1 वाली फोर्स है, उसका टॉर्क किधर आ रहा है? इस एक्सिस के अबाउट सर, अंदर की तरफ। और T2 वाली का इस एक्सिस के अबाउट किधर आ रहा है सर? बाहर की तरफ। तो एक चीज बताओ, किसका बड़ा टॉर्क होना चाहिए? फील से बता दो, फील से बता दो, किसका बड़ा टॉर्क होना चाहिए? T1 वाली का कि T2 वाली का? सर T1 वाली का, क्योंकि T1 वाली का टॉर्क अंदर की तरफ है, T2 वाली टॉर्क का टॉर्क बाहर की तरफ है। T1 वाली फोर्स का टॉर्क अंदर की तरफ है, T2 वाली फोर्स का टॉर्क बाहर की तरफ है। और हमको पता है कि सर नेट एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अंदर की तरफ है तो T1 वाली का टॉर्क बड़ा होना चाहिए, तभी तो नेट किधर आएगा? अंदर की तरफ। एक और बार, पुली ऐसे घूम रही है तो अल्फा किधर? अंदर की तरफ। नेट एंगुलर एक्सेलरेशन किधर? अल्फा। नेट एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा। वो किधर है सर? वो अंदर की तरफ है। नेट एंगुलर एक्सेलरेशन किधर है? अंदर की तरफ। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो नेट टॉर्क भी अंदर की तरफ आना चाहिए। अब टॉर्क कौन कौन दे रहा है सर? T1 दे रहा है, T2 दे रहा है। T1 का टॉर्क अंदर की तरफ, T2 का टॉर्क बाहर की तरफ। T1 का टॉर्क अंदर की तरफ, T2 का टॉर्क बाहर की तरफ। तो बताओ किसका टॉर्क बड़ा होगा? सर T1 का टॉर्क बड़ा होगा। तभी T1 के टॉर्क में से T2 के टॉर्क को माइनस करोगे, तभी तो नेट टॉर्क किधर आएगा? अंदर की तरफ। तभी तो अल्फा किधर होगा? अंदर की तरफ। तो मैं यहां पे कैसे लिखूंगा सर? इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क आएगा, इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो आएगा T1 इंटू आर। भाई T1 का टॉर्क बड़ा होगा क्योंकि वो अंदर की तरफ है, और इसी एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क क्या आएगा? माइनस T2 इंटू आर। भाई टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस T1 इंटू आर। इसका क्या होगा? T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। समझ लग रही है बात? क्यों मैंने T1 का टॉर्क बढ़ा लिया? क्यों लिया बड़ा? T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर क्यों किया? क्योंकि सर नेट एंगुलर एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, तो नेट टॉर्क भी किधर आना चाहिए? अंदर की तरफ। अब टॉर्क किसका बड़ा है सर? T1 का टॉर्क बड़ा है, T2 का टॉर्क छोटा है, T2 का टॉर्क छोटा है। ठीक है ना? क्योंकि T1 का टॉर्क अंदर की तरफ है, T2 का टॉर्क बाहर की तरफ है। तो T1 आर माइनस T2 आर करोगे तो किधर आएगा? नेट अंदर की तरफ आएगा। तो वही अल्फा की डायरेक्शन हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर है कि? तो ये इक्वेशन बन गई अपने पास, फोर्थ इक्वेशन। कई बच्चे इसमें गलती से क्या कर देते हैं? T2 आर माइनस T1 आर कर देते हैं। वो गलत हो जाएगा बेटा। T2 आर माइनस T1 आर कर दोगे
T2R का टॉर्क की तरफ, बाहर की तरफ, T1R का टॉर्क किधर है, अंदर की तरफ। तो T2R माइनस T1R कर दोगे तो नेट टॉर्क बाहर आ गया, अल्फा अंदर है, फिर तो इक्वेशन ही गलत हो जाएगी ना, क्योंकि नेट टॉर्क और अल्फा की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो इसलिए T1R माइनस T2R करो इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इक्वेशन कितनी होगी सर? पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन सर इतना बड़ा, इतनी मेहनत कौन करे? नहीं करनी। तो इसलिए देखो ट्रिक, बूटी ट्रिक, ठीक है भाई साहब। क्या है? अपने पास पुली थी जी सर, पुली थी, ठीक है भाई साहब, पुली थी, ये पुली, इधर पे एक मास m1, इधर पे एक मास m2। सर जी ट्रिक से कर दे रहे हैं 2 मिनट के अंदर। देखो भाई साहब, ये ऐसे लटका हुआ था, ये पुली ऐसे जा रही थी, रस्सी ऐसे, ये अपने पास रेडियस आर, ये जा रहा था ए एक्सेलरेशन से नीचे, ये जा रहा था ए एक्सेलरेशन से ऊपर, इधर है m1g, इधर है m2g। भाई साहब इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम, तो ये ऊपर, ये नीचे। यहां पर टेंशन क्या थी? T1 थी, यहां पर टेंशन T1, यहां पर टेंशन चेंज हो गई फ्रिक्शन की वजह से T2, यहां पे T2। फ्रिक्शन कहां है? यहां पे बीच में। वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है, काम का नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। वो सब एडवांस में जाता है, जेईई एडवांस में आता है सवाल कि भाई फ्रिक्शन निकालो, ये सब निकालो, वो आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो भाई ये वाली पुली नीचे जा रही सर, मतलब ये वाला मास नीचे जा रहा सर, ये वाला मास ऊपर जा रहा, इतना तो पता ही है, सब कुछ कर लोगे, ये डायग्राम तो बना ही लोगे। अब देखो ट्रिक कैसे लगाओगे, हमको तो एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन सर ने बताई, वो होती है नेट एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। तो बताओ नेट एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स क्या है? इधर m1g खींच रहा, इधर m2g खींच रहा, तो नेट कितना हो गया सर? m1g माइनस m2g, यानी कि m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय नेट मास। मास में कौन कौन से मास है सर? इसका मास है m1, इस ब्लॉक का मास है m2, और किसका मास है सर? पुली का मास है m। अभी मैंने बताया, क्या आप पुली का मास डायरेक्ट रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो क्या रखोगे सर? हम रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये आंसर हो गया बेटा, खत्म, ओरली खत्म। आप क्या करते? यहां पे 4 इक्वेशन को सॉल्व करते। कौन सी इक्वेशन? 1 2 3 4। इन 4 इक्वेशन को आप सॉल्व करते, तब आप एक्सेलरेशन निकालते। पहले इन 4 इक्वेशन को बनाते, इस ब्लॉक के लिए करते, इस ब्लॉक के लिए करते, फिर नो स्लिपिंग कंडीशन, फिर नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा पुली के लिए करते, 4 इक्वेशन बनाते, फिर आप एक्सेलरेशन निकालते, ठीक है ना। यहां पर आपने क्या किया? अपनी मेहनत बचा ली, डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, सीधा आंसर। समझ लग रही है बात? अब क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पुट करना है पुली का। किस एक्सिस के अबाउट सर? इस एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट तो घूम रही है। और क्या होता है सर, हम लोग पुली को क्या लेते हैं? हम लोग डिस्क लेते हैं। क्या लेते हैं? डिस्क लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? mr²/2, खत्म, ठीक है भाई साहब। अब सर एक्सेलरेशन तो आ गई, अल्फा क्या होगा सर? अल्फा तो वही नो स्लिपिंग कंडीशन है, स्लिप कहीं हो नहीं रहा, तो अल्फा क्या हो जाएगा? ए बराबर अल्फा आर होती है, नो स्लिपिंग कंडीशन, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? a/r। ए निकाल लिया, पुट कर देना, अल्फा आ जाएगा अपने पास। सर T1 T2 पूछे फिर कैसे निकालें? कुछ नहीं, अगर T1 पूछे तो इस वाले डब्बे को पकड़ लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या लिखोगे? m1g माइनस T1 बराबर m1 है। सर जी ए की वैल्यू पुट करना, T1 निकल आएगा। T2 पूछे तो इस वाले डब्बे को पकड़ लेना, सर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? T2 माइनस m2g बराबर m2 है। अरे भाई साहब, ए की वैल्यू उठा के पुट करना, T2 निकल आएगा, खत्म। ऐसे करते हैं, क्लियर? चलो भाई साहब, उम्मीद है आपको कंसेप्ट भी समझ आ गया है, ट्रिक भी समझ आ गई है, ठीक है ना। अब देखो अपने पास लास्ट सवाल आ जाता है इसी कंसेप्ट पे। ये एक अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन क्या है बेटा? इसमें क्या है, जो डिस्क है अपने पास, ठीक है ना, जो डिस्क है अपने पास, वो क्या कर रही है? वो घूम भी रही है और नीचे भी आ रही है, वो घूम भी रही है और नीचे भी आ रही है, ठीक है ना।
तो सर इस टाइप के सवाल कैसे डील करेंगे? अभी तक क्या होता था अपने पास, सर जो पुली होती तो फिक्स होती थी, एक जगह फिक्स होकर क्या कर रही थी, घूम रही होती थी, ठीक है ना? या इस वाले सवाल में यहां पर भी देखो एक ही जगह फिक्स होकर घूम रही है। लेकिन यहां पर क्या है, ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है वो क्या करेगी, नीचे भी आएगी और घूमेगी भी। अब सर कैसे? हमने क्या कर रखा है, समझो अपने पास ये एक डिस्क है, इसमें क्या किया, खूब सारा धागा लपेटा और इस धागे को ऐसे छत पे लगा के ऐसे छोड़ दिया, तो ये ऐसे करके घूमती हुई क्या करेगी, नीचे आएगी ना। फील कर पा रहे हो? ठीक है, मैंने इसके ऊपर खूब सारा धागा लपेटा, इस डिस्क के ऊपर, इसका मास है कुछ m, रेडियस r है, और धागे के एक एंड को छत से लगा दिया और छोड़ दिया, तो ऐसे घूमती हुई नीचे आएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितनी एंगुलर एक्सेलरेशन से आएगी, अल्फा बताओ, किस एक्सेलरेशन से आएगी, मान लेते किसी एक्सेलरेशन a से आएगी, और टेंशन भी आपसे पूछ लेगा, सर बता दो टेंशन कितनी होगी। तो सर कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे करेंगे इस सवाल को? पहले कंसेप्चुअली बताऊं, देखो भाई कंसेप्चुअली mg मास लग रहा होगा, मास क्या लग रहा है, mg, इसी की वजह से नीचे आ रही है। ठीक है सर, वही नो स्लिपिंग तो ना बोले तब भी पता है नो स्लिपिंग कंडीशन लगानी है, तो नो स्लिपिंग कंडीशन a बराबर अल्फा आर, पहली इक्वेशन तो यही बन गई, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा, ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही तो नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक इक्वेशन कौन सी बनाएंगे, नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो पहले नेट फोर्स वाली बना लेते हैं, mg पॉजिटिव t नेगेटिव, mg माइनस t बराबर क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे भाई साहब यही हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गई अपने पास दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन किसकी बनेगी, नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा, नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा। अब एक चीज बताओ, ये रोटेट किस एक्सिस के अबाउट कर रही है सर जी, तो टॉर्क किसके अबाउट देख लें। अरे इस इंस्टेंट पे जो अल्फा है, ये जो अल्फा है हम लोग देख रहे हैं, वो इसी एक्सिस के अबाउट तो देख रहे हैं, इस वाली एक्सिस के, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस एक्सिस को, इसी एक्सिस के अबाउट तो घूम रही है, समझ पा रहे हो, इस वाली एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है ये, ठीक है ना, ऐसे तो घूम रही है, ऐसे इस वाली एक्सिस के अबाउट, समझ पा रहे हो, ये वाली एक्सिस। ठीक है, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट किस किस फोर्स का टॉर्क आएगा, mg का टॉर्क आएगा सर, नहीं सर, mg तो उसी एक्सिस से पास कर रही है, इसी एक्सिस से पास कर रही है, तो mg का कोई भी टॉर्क नहीं आएगा भाई, mg का कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। किसका टॉर्क आएगा सर, टेंशन का, टेंशन ही तो घुमा रही है। अब टेंशन का टॉर्क क्या होगा सर, फोर्स टेंशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r है, तो नेट टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता ही है क्या होता है, mr²/2, वो पुट कर लेना। ठीक है भाई साहब, तो ये हो गई अपने पास तीसरी इक्वेशन। अब क्या है, 1 2 3, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। सर एक तो सॉल्व कर दो, कोई भी नहीं सॉल्व की है, चलो इसको सॉल्व कर देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, अब एक चीज बताओ, a की वैल्यू क्या है, अल्फा आर, तो अल्फा को क्या लिखता हूं, a बाई आर, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो t इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा की वैल्यू a बाई आर, आर को इधर लेके जाओ तो t की वैल्यू क्या आ गई, i इंटू a बाई आर स्क्वायर। अब इस टेंशन को कहां पुट कर दो, उठा के यहां पुट कर दो, पुट कर दो भाई साहब, पुट कर दो कर दो कर दो कर दो, तो mg माइनस आई इंटू ए बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कितनी निकल के आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी mg अपॉन m प्लस आई बाय आर का स्क्वायर। अरे ठीक है ना प्रभु, हाँ जी सर ठीक है, बढ़िया एकदम मस्त, आ गया ना आंसर। अब a आ गया, अल्फा निकल जाएगा, r से डिवाइड कर देना। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे सर, एक्सेलरेशन तो निकाल ली थी सॉरी, अल्फा निकालने के लिए a बाय आर करोगे, टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे सर, आई इंटू ए बाई आर का स्क्वायर, ए को यहां पुट कर देना, टेंशन आ जाएगी, खत्म क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो सर ट्रिक से बता दो, फिर ट्रिक किस लिए सिखाई, ट्रिक से देख लो बेटा, ट्रिक यानी कि बूटी, बूटी से देखोगे सर क्या होगा। अब देखो बेटा क्या होगा, मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन क्या होती है, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। अब एक चीज बताओ, ये नीचे किस वजह से जा रही है, पुल कौन कर रहा है नीचे, पुलिंग फोर्स नीचे की तरफ क्या है, mg है, mg डिवाइडेड बाय नेट मास। अब सर इसमें चक्कर पड़ गया, क्या पड़ गया कि सर इसमें क्या लें, क्योंकि ये सोच रही नीचे भी जा रही है और घूम भी रही है,
क्या लें, सिंपल मास ले लें कि I/R² लें? देखो बेटा, अभी तक क्या हो रहा था, ये जो मास था ये सिंपल नीचे जाता था, ये घूमता तो था नहीं, तो जब नेट मास लिखते तो सिर्फ m1 लिखते थे, यहां पे भी इसका मास लिखते थे तो m2 लिखते थे। घूमता कौन था, ये पुली, ये पुली फिक्स थी, ये नीचे तो जाती नहीं थी, तो सिंपल I/R² लेते थे, ये घूमती तो इसके लिए I/R², ऐसे होता था। देखो इस क्वेश्चन में भी ये मास नीचे जाता था तो इसका मास ले लेते थे, इसमें तो I/R² का फैक्टर लगा ही नहीं सकते क्योंकि घूम ही नहीं रहा, घूम कौन रहा है, पुली घूम रही है, तो इसका मास ना लेके I/R² लेते थे, ये लेते थे। अब यहां पर बताओ, यहां पर देखो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में ये जो डिस्क है ये नीचे भी आ रही है एक एक्सेलरेशन से और घूम भी रही है, तो यानी कि ये ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रही है। तो इसका मतलब इसमें हम लोग जब नेट मास लिखेंगे तो मास तो लेंगे ही लेंगे, साथ में ये घूम भी रही है, तो I/R² का भी फैक्टर ले। ये बेसिकली एक तरह से ट्रिक बनाई गई है ताकि आप लोगों को इजीली याद रहे, आप जल्दी से लिख पाओ, वरना बेटा असली तरीका तो यही है, अभी आपको जल्दी से लिखने के लिए सिखाया गया है, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी चीज हो कि जो चल भी रही हो और ऐसे करके घूमते हुए आ रही हो, ठीक है ना, और उसके हिसाब से एक्सेलरेशन लिखनी हो, तो आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है ना, कि उसका मास भी ले लो और I/R² का फैक्टर भी ले लो। इतनी चीज क्लियर है, देखो आंसर मिल रहा है। अब एक्सेलरेशन आ गई, नो स्लिपिंग कंडीशन के हिसाब से आप क्या कर लोगे, अल्फा लिख सकते हो, और सर आप टेंशन लिखनी तो क्या करते भाई, इसके ऊपर क्या लिख लेते, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन, या इक्वेशन लिख लेते, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे पुट कर देते, टेंशन आ जाता। तो ये अपने पास था लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर, कनेक्टेड बॉडीज के ऊपर। उम्मीद है मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं, वही 3 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नीट में, आपको समझ आ गया होगा क्या कैसे करना है, ठीक है। ट्रिक भी आपको समझा दी है, अब तो मेरी समझ से आपको याद ही हो गया होगा कि सर आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। अब तो मुझे नहीं लगता कि आप ये इक्वेशंस यूज भी करोगे, आपको तो पता ही क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों ने इसकी कंजर्वेशन कर रखी है, मुझे पता है आपने इसकी कंजर्वेशन कर रखी है, मुझे पता है आपने वर्क एनर्जी चैप्टर में खूब बढ़िया से इसके सवाल लगाए हैं, सर ने करवाए थे। सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते थे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग तब लगाते थे जब सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा वर्क डन किया जाए, तभी हम लोग क्या लगाते थे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यानी कि सिस्टम में अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो अगर उनके द्वारा वर्क डन हो रहा है तभी हम लोग क्या करते थे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते थे। तो वही कंसेप्ट यहां पर भी रखना है रोटेशन वाले में। अब देखो लगाएंगे कैसे, क्या समझो, क्वेश्चन से समझते हैं। देखो अपने पास क्या है, एक रॉड है, समझो एक रॉड है, ये रही रॉड, ठीक है। अभी ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है और यहां से फिक्स्ड है, इस जगह से फिक्स्ड है, ये रॉड हॉरिजॉन्टल और यहां से फिक्स्ड है, मास इसका m है, लेंथ इसकी l है, यहां से फिक्स्ड है इस एक्सिस के अबाउट, ये जो पेन वाली एक्सिस दिखाई पड़ रही इस एक्सिस के अबाउट ये फिक्स्ड है, यहां से फिक्स्ड, मास m लेंथ है, ठीक है भाई साहब, लेंथ है। हमको ये भी पता सर इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा कहीं इस जगह। तो अभी ये रॉड ऐसे है एकदम हॉरिजॉन्टल, मैंने एकदम इसको छोड़ा, छोड़ते ये भड़बड़ाती हुई नीचे आएगी, सर जी नीचे आ गई, मान लो मैंने बना दिया, ये ऐसी हो गई, नीचे आ गई, थोड़ी सी और बड़ी कर देते हैं, ऐसे थी और ऐसे नीचे आ गई नीचे की नहीं आई, ठीक है, थोड़ी सी और बड़ी करें क्या, नीचे आ गई। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपने यहां से छोड़ा, आपने तो रेस्ट से छोड़ा, और ये भड़बड़ाती हुई नीचे आएगी, यानी कि ऐसे समझो कि मेरा हाथ ऐसे था, मैंने छोड़ा, ये ऐसे करके नीचे आएगा, मेरे हाथ को 1 मिनट के लिए रॉड समझो, यहां से फिक्स्ड है, यहां छोड़ोगे और ऐसे भड़बड़ाते हुए नीचे आएगा। तो पूछा जा रहा है जब वो नीचे आएगा तो कितनी एंगुलर स्पीड होगी, एंगुलर स्पीड बताओ, व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल। क्वेश्चन क्या है, अ रॉड इज रिलीज्ड व्हेन इट इज एट हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एंगुलर स्पीड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। जब वो वर्टिकल हो जाती है इस तरीके से तो आपको बताना है क्या एंगुलर स्पीड होगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, ओमेगा फाइंड करना, ठीक है।
कहां से रिलीज करेगी, यहां से रिलीज करेगी, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज करी गई। तो आपको बताना है कि बताओ कितनी एंगुलर स्पीड होगी। सिंपल सर, फील से ही आ रहा है कि एंगुलर, फील से ही आ रहा है हमको सर, इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर फोर्स जो लग रही है वो क्या है अपने पास, mg। mg अपने पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, वही वर्क कर रही है, वही रॉड को क्या कर रही है, नीचे लेके आ रही है। इतनी चीज क्लियर है। हाँ, यहां पे हिंज फोर्सेस लग रही होंगी, यहां पे कुछ हिंज फोर्सेस लग रही होंगी, लेकिन हिंज फोर्स क्या रॉड को डिस्प्लेस कर रही है, डिस्प्लेस नहीं कर रही, तो इसका मतलब कोई भी वर्क नहीं कर रही। तो इसका मतलब अगर हिंज फोर्सेस लग भी रही, उनका कोई वर्क नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग अभी भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर हिंज फोर्सेस कुछ वर्क कर देती तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाते। भाई फिजिक्स है, फिजिक्स को फिजिक्स की तरह लोगे तो समझो ना बात को। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगा सकते हो, जब अपने पास सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करें। कंजर्वेटिव फोर्स कौन है अपने पास, यहाँ पे mg। mg वर्क करेगा चलेगा, लेकिन और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क ना करे। अब यहाँ पे जो हिंज फोर्सेस होती अगर वो वर्क कर देती तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं। अब हिंज फोर्सेस तो यहाँ पे लगती, फॉर एग्जांपल ऐसे करके लगती है एक हिंज फोर्स, एक ऐसे लगती N1 और एक मान लो N2। अब भाई ये तो ऐसे ही लगी रहती, क्या रॉड का ये वाला एंड मूव करता, नहीं करता, तो हिंज फोर्सेस का कोई भी वर्क नहीं होता। इसका मतलब हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंज फोर्सेस वर्क नहीं कर रही, एक ही फोर्स है अपने पास कंजर्वेटिव यहाँ पर mg, वो वर्क कर रही है। इसका मतलब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ये है कंसेप्ट, इसको भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सर, इसको हटाओ, काम की तो है नहीं हिंज फोर्सेस। अब बताओ कि सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे कैसे। बिल्कुल वही, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे इतना नहीं होता। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये रॉड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। जब अपने पास कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो उसकी हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अगर कोई भी बॉडी अपने पास रोटेट करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से। क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसी हिसाब से तो लिखते हैं। अब सर यहां पर तो रेस्ट से छोड़ी थी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, और जब सर नीचे पहुंच गई तो उसके पास एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। अब बात करनी है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात, पोटेंशियल एनर्जी। आपको बताया गया होगा कि अगर अपने पास कोई भी बॉडी होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के हिसाब से लिखते हैं। किसके हिसाब से, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के। अभी सेंटर ऑफ मास ऐसा था, यहां पर था इनिशियली, बाद में सेंटर ऑफ मास यहां पे चला गया नीचे, ठीक है। कितना नीचे चला गया, वर्टिकली कितना नीचे चला गया सर, L/2। अरे भाई L/2 ही तो नीचे गया, वर्टिकली कितना नीचे चला गया, L/2, ठीक है ना। क्योंकि आप यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो ना, और तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग सिर्फ देखते हैं वर्टिकली कितना ऊपर नीचे गया है, ठीक। तो कितना वर्टिकली नीचे गया सर, L/2 नीचे गया। तो अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन बोल लूं, इसी को रेफरेंस लाइन मान लेता हूं, रेफरेंस लाइन पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। तो इसका मतलब सर पहले ऊपर था तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी थी सर, कितनी हाइट पे था रेफरेंस लाइन से, L/2 हाइट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, रॉड का मास m है इंटू g इंटू L/2, ठीक है ना। क्योंकि सेंटर ऑफ मास वर्टिकली कितनी हाइट पे था, L/2 की हाइट पे था। देखो L/2 की हाइट पे, बाद में जब रॉड ऐसे करके वर्टिकल हो गई तो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लाइन पे आ गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई अपने पास, जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपने पास ये है। क्लियर है, ठीक है। बस आ गया ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा कैसे निकालोगे सर, mg/2 समझ आ रहा है, हाफ समझ आ रहा है, आई क्या लेंगे बेटा, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। ये जो एक्सिस है ये कहां से पास हो रही है, रॉड के एंड से पास हो रही है, और उसकी लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ml²/3। अरे कोई भी एक्सिस रॉड के एंड से पास करे और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है,
ml²/3 होता है। तो ये आ जाएगा mgl/2 इक्वल्स टू हाफ आई की वैल्यू ml²/3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। L से एक L कट गया, M से M कट गया, 2 से 2 मर गया। समझ लग रही है बात? समझ लग रही है बात? तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 3g/L, 3g/L का अंडर रूट, ये हो जाएगा ओमेगा। खत्म। इतनी चीज क्लियर है? कुछ नहीं था इस सवाल में, कर लोगे इस टाइप के सवाल। अब देखो, अगर मैं उल्टा दे देता आपको, उल्टा सवाल सर कैसा आ सकता है? उल्टा सवाल के उल्टे होके करना है? नहीं बेटा, उल्टा होके नहीं करना, ऐसे ही करना है। देखो उल्टा सवाल देखो कैसा होता, ये उल्टा सवाल क्या होता? अभी मैंने रॉड को हॉरिजॉन्टल से छोड़ा था, वो वर्टिकल हुई थी। इस सवाल में क्या है कि एक रॉड पड़ी हुई है, लो भाई साहब, एक रॉड पड़ी हुई है, एक रॉड पड़ी हुई वर्टिकल पड़ी हुई है यहां पे, एक रॉड वर्टिकल पड़ी हुई है। इतनी चीज क्लियर? आपने कुछ एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करी ओमेगा नॉट, ऐसे वर्टिकल पड़ी हुई थी, आपने कुछ एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करी ओमेगा नॉट, मास एम लेंथ है, ये तो पता ही है, ठीक है। आपने इतनी एंगुलर स्पीड प्रोवाइड करी ओमेगा नॉट कि ये रॉड हो जाती है क्या जाकर ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे पड़ी थी। आपको बस इतनी एंगुलर स्पीड देनी कि ये सिर्फ क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओमेगा नॉट क्या होगा, कितनी एंगुलर स्पीड प्रोवाइड करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड ओमेगा नॉट, यानी कि इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी प्रोवाइड करूं सो दैट द रॉड बिकम्स हॉरिजॉन्टल, जैसा आपको सवाल में दे रखा है। ऐसे थी पहले, वर्टिकल थी, हॉरिजॉन्टल। इजी क्वेश्चन। देखो भाई साहब, पहले सेंटर ऑफ मास कहां पे थे सर? यहां पर था। अब सेंटर ऑफ मास यहां पे चला गया, तो ये रेफरेंस लाइन हो गई। अब सेंटर ऑफ मास कितनी ऊपर चला गया सर? L/2 की हाइट पे। यहां पर भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा लोगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लोगे, तो वही करोगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये करोगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सर जी इस बार इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, आपने ओमेगा नॉट की एंगुलर स्पीड प्रोवाइड करी है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर। भाई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के हिसाब से लिखेंगे। तो हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सर इनिशियली सेंटर ऑफ मास तो रेफरेंस लाइन पे ही है, तो उसकी रेफरेंस लाइन पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। बेटा आप रेफरेंस लाइन जो मर्जी ले लो, कई बच्चे सर इसको लेते हैं, कई बच्चे रेफरेंस लाइन सर इसको ले लेते हैं, जिससे मर्जी लो आंसर सेम आएगा। कई बच्चे क्या लेते हैं, इसको रेफरेंस लाइन लेते हैं, यहां से देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, कई बच्चे यहां से लेते हैं, मैं यहां से ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप जहां से मर्जी ले लो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ये, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हमको तो बस रॉड को कहां तक पहुंचाना है? हॉरिजॉन्टल, बस हॉरिजॉन्टल करना अपने को रॉड को। तो यानी कि यहां पर आके इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाए? 0। यहां पे आके तो रुक जाए, यहां पे आके किस पे आ जाए? रेस्ट पे। क्योंकि बेटा अगर यहां पर आके वो रेस्ट पे नहीं आई तो ऊपर चली जाएगी, हमें ऊपर थोड़ी ना पहुंचाना, हमने तो जस्ट कहां तक पहुंचाना है? यहां तक, हॉरिजॉन्टल करना है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? भाई सेंटर ऑफ मास कहां पे चला गया? L/2 की हाइट पे, तो mgl/2, तो हाफ आई की वैल्यू ml²/3, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ml²/3, ठीक है भाई साहब, इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू mgl/2। m से एक m कट गया, 2 से 2 कट गया, l से एक l कट गया, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू अंडर रूट 3g/, ठीक है ना। देखो यहां से मैं आपको कुछ समझाना चाहता था। आपने देखा होगा यहां से आपने रिलीज किया और जब वो बॉटम पे पहुंचा तो उसकी कितनी एंगुलर स्पीड आई? √3g/l। आपसे पूछा गया
कि यहाँ पे कितनी एंगुलर स्पीड प्रोवाइड करूं कि ये ऐसे हो जाए, कितना आया √3g/l। तो अगर कोई चीज को ऐसे छोड़ो, रेस्ट से छोड़ो और वो यहां पर पहुंचे तो एंगुलर स्पीड कितनी आती है √3g/l। तो इतनी एंगुलर स्पीड यहां पे देनी पड़ेगी ना ताकि वो वापस यहां पे आके रेस्ट पे आ जाए। वही आंसर आया। समझ लग रही बात? अब देखो और सवाल क्या आ सकता था, वैरायटी क्या आ सकती थी। किसी एंगल पे पूछ लेता आपसे, नहीं पूछता 90 डिग्री पे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? ऐसा नहीं बनाते इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये क्वेश्चन है, ये अपने पास एक रॉड थी, ठीक है, यहां पे हिंज थी, इस जगह से हिंज थी, ये इस जगह से ऐसे हिंज थी, रॉड ऐसे इस जगह से हिंज थी अपने पास, ठीक है भाई साहब, ये चीज क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा क्या गया, ये भी तो क्या है वर्टिकल है और रेस्ट पर है। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा डिस्टर्ब, ठीक है, तो ये क्या करिए, ऐसे करिए, ऐसे करके आएगी। तो एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऐसे थी, आपने इसको डिस्टर्ब किया और ऐसे करके आ गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, तो बताओ जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी? वही लल्लू सा क्वेश्चन कर लोगे, एनर्जी कंजर्वेशन, उसी टाइप का सवाल है जैसा भी किए हुए। हम लोग कुछ एंगल पे ले लेते हैं अच्छा सवाल बनाने के लिए। मान लो कि अब जो अपनी रॉड है वो किसी एंगल पर आ जाती है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आ जाती है अपने पास किसी एंगल पर, थीटा पर। अब आपसे पूछा जाए जब ये किसी एंगल थीटा पर हो तो एंगुलर स्पीड क्या होगी? आपने क्या किया, रॉड को डिस्टर्ब किया, रॉड का मास m था, लेंथ l थी, ठीक है ना। तो पूछा क्या जा रहा है, फाइंड ओमेगा व्हेन रॉड इज एट एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल एज शोन। आपको दिखाई पड़ रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन बस यहां से लेकर यहां तक करना है, 90 डिग्री वाला नहीं करना, वो तो और आसान है, ठीक। तो भाई साहब हमको पता है कि सर पहले सेंटर ऑफ मास यहां पर था, अब सेंटर ऑफ मास यहां पर आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन करना है। मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको रेफरेंस लाइन ले लेता हूं। रेफरेंस लाइन आप जिसको मर्जी ले सकते हो, सर इसको लेना चाहो इसको ले लो, ठीक है ना, इसको लेना चाहो इसको ले लो, जिसको मर्जी ले लो, जैसे आपको करना है। आपको बस पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, ठीक है ना। चलो ये रेफरेंस लाइन मैंने ले ली, ये यहाँ रेफरेंस लाइन पे मैं पोटेंशियल एनर्जी क्या लेता हूँ, 0 लेता हूँ। अब वही करेंगे, आपसे पूछा क्या गया कि सर जब ये थीटा एंगल बना रही है, पहले वो रेस्ट पे थी, मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, ये पहले यहां पर किस पे थी, रेस्ट पे थी, इस जगह रेस्ट पे थी। अब यहां पर पहुंच गई तो उसके पास कुछ एंगुलर स्पीड क्या आ गई, ओमेगा आ गई। अपने को यही ओमेगा फाइंड करना है, ठीक है, ओमेगा फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे सर, एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सर रेस्ट पे थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखो सर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी आप रेफरेंस लाइन के हिसाब से लिखते हो कि रेफरेंस लाइन से सेंटर ऑफ मास कहां पर है। रेफरेंस लाइन से सेंटर ऑफ मास, ये रेफरेंस लाइन अपनी, ये वाली मैंने रेफरेंस लाइन ले रखी, तो ये इतनी ऊंचाई पर है सेंटर ऑफ मास। अब ये कैसे निकाली जाए सर, ये ऊंचाई कैसे निकाली जाए? देखो कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल देखो बेटा कैसे, देखना सर जी, ये अपने पास कितना है, ये अपने पास l/2। तो सर ये अगर l/2 है, ये 90 डिग्री है, ये अगर l/2 है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l/2, क्योंकि ये एंगल थीटा ना बेटा अपने पास, ये जो एंगल है ये वाला एंगल, ये एंगल ये थीटा है, ठीक है। ये अगर l/2 है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपने पास l/2 cos थीटा। समझ आया, ये l/2 है, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा l/2 cos थीटा, ये l/2 cos थीटा, l/2 cos थीटा, ठीक है। हमें तो इतना पता करना है ये कितना होगा। सर ये भी पता है कि सर ये लेंथ तो l/2 है, भाई रॉड l लेंथ की है, ये पूरी रॉड l लेंथ की है, तो ये कितना है अपने पास सर, ये है अपने पास l/2, तो इतना कितना हो जाएगा सर, ये वाली चीज ये हो जाएगी l/2 में से l/2 cos थीटा माइनस कर दो, यानी कि l/2
माइनस एल बाई टू कॉस थीटा। अरे समझ आया कैसे किया? समझ आया ये लेंथ एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा कैसे आई? ठीक है ना, एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा कैसे आई, समझ आया? ठीक है, अब चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा और साफ साफ लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, हमें तो ये पता चल गया एल बाई टू कॉस थीटा, हमें ये निकालना है। हमको ये पता है कि भाई साहब ये जो लेंथ है ये तो एल बाई टू ही है, ठीक है ना, रॉड की लेंथ एल बाई टू, ये एल बाई टू कॉस थीटा है, ये एल बाई टू है, ये एल बाई टू कॉस थीटा है। तो इतना कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एल बाई टू में से एल बाई टू कॉस थीटा माइनस कर दो, यानी कि एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगी। ठीक है, तो पहले सेंटर ऑफ मास यहां पर था, रेफरेंस लाइन पे था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो थी, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल, और ये क्या है? फाइनल पोजीशन। ठीक है भाई, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो मैंने जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी है इनिशियल, वो सही लिखी है? नहीं सर, गलत लिखी है आपने, क्योंकि यहां पर जो सेंटर ऑफ मास है ये फाइनल पोजीशन पर है, तो यहां पे जीरो नहीं आएगा। बिल्कुल सही, इसीलिए आप ऐसा करके बना लिया करो ताकि आपके दिमाग में रहे, ताकि आप सिली मिस्टेक्स ना करो। आप सिली मिस्टेक कर सकते थे, मैंने भी जैसे कर दी थी, एकदम से जीरो लिख दिया। एक चीज बताओ, सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहां पर है? यहां पर है कि यहां पर है? ये तो फाइनल पोजीशन है ना, फाइनल पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लाइन पे है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर? इनिशियल सेंटर मास यहां पर है, रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है सर? एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर? ये हो जाएगी अपने पास एम जी एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, ये होगी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सर रेस्ट पे था इनिशियली, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? एंगुलर स्पीड ओमेगा आ गई, तो ये हो जाएगी अपने पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? सेंटर ऑफ मास तो किस पे आ गया? रेफरेंस लाइन पे आ गया। सेंटर ऑफ मास देखो किस पे आ गया फाइनली? इनिशियल यहां पर था, एल बाय टू माइनस एल बाय टू कॉस थीटा पे था, सेंटर ऑफ मास बाद में किस में आ गया? रेफरेंस लाइन पे आ गया, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, बस सॉल्व हो गया अपने पास। एम जी एल बाय टू माइनस एल बाय टू कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ आई। क्या करेंगे भाई? इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, एंड से जो पास कर रही है, तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो एम से एक एम कट गया, ये एल 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 से एल कट गया, ठीक है, टू 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 कट गया, तो अपने पास क्या आ गया? 3g इंटू वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि एल तो कट ही गया ना, डिवाइडेड बाय एल का अंडर रूट। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर, ये आंसर हो गया। अब आप इसमें थीटा जो मर्जी पुट करते रहो, थीटा यहां पर 90 पुट करोगे तो रॉड ऐसी हो जाएगी, ऐसे से ऐसी हो जाएगी, थीटा 90 पुट करोगे तो। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग सवालों को देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन में। कुछ नहीं करना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करिए। काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है, अगर रेस्ट पे होगा तो जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के हिसाब से देखो, आप किसी भी चीज को रेफरेंस लाइन ले सकते हो। मैंने क्या किया कि जो फाइनल पोजीशन थी उसको रेफरेंस लाइन ले लिया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो जीरो। इनिशियल सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे था? एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा। सॉल्व कर दिया, अपना आंसर आ गया। समझ आया? तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया। आज की क्लास में हम लोगों ने दो चीजें करी, एक तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज यानी कि जो रोटेशन मोशन है उनका, दूसरा हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, ये दो चीजें करी, ट्रिक्स भी बताई मैंने आपको किस हिसाब से करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे रोलिंग के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए,